तो चलिए अब हम जो है अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि है बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। अच्छा, इसको जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो श्वसन होता है उसका नियमन की अगर हम बात करें, कंट्रोल कहाँ से होता है। हमारी ब्रीदिंग जो होती है, हम श्वास जो लेते हैं, उसी गति का जो विनिमयन है, जो इसका बेसिकली कंट्रोल है, ये भी बेसिकली एक प्रकार से इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, अनैच्छिक क्रिया है। अर्थात आप जो है चाह कर जो है अपना ब्रेथ को, ब्रीदिंग को रोक नहीं सकते या उसकी स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। और किसके थ्रू कंट्रोल होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू, जो आपके हैंड ब्रेन का पार्ट होता है, पश्च मस्तिष्क का जो है क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अभी हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, सेलुलर रिस्पिरेशन की। ठीक है, सेलुलर रिस्पिरेशन की। ठीक है, रिस्पिरेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका कोशिकीय श्वसन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कोशिकीय श्वसन की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक प्रकार से बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस है। हिंदी में अगर हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है, तो जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये कैसी है? जैव रासायनिक प्रक्रिया। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस प्रक्रिया के दौरान बेसिकली होगा क्या। इस प्रक्रिया के दौरान जो है आपकी कोशिका में, मतलब कोई भी जंतु के अंदर में एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है, उस मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान उपापचयी जो एक रास्ता होता है, एक पथ होता है, उसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन आप लेते हैं, आपकी कोशिका में ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से पहुंचता है। ऑक्सीजन रीचेस ऑल द बेसिकली सेल्स इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड। ये आपको पहले से ही पता है कि ब्लड के थ्रू जो है, ब्लड एक मीडियम है और उसके जरिए पूरे जो है आपके बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच रहा है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन पहुंचता है, क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आता है, इसको हम जो है यहाँ पर जान पाएंगे कि वो पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है। अच्छा, रिस्पिरेशन और बेसिकली फोटोसिंथेसिस में अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ तो आप क्या डिफरेंस देंगे इसके बीच में? तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, डे लाइट में होता है, जबकि रिस्पिरेशन 24 आवर्स होता है। ये प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है रिस्पिरेशन, जो कि फोटोसिंथेसिस केवल और केवल किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलने का मतलब कुछ न कुछ वहां पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फूड का क्या होता है, वहां पर निर्माण, जटिल भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि रिस्पिरेशन, श्वसन में क्या होता है कि ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक प्रकार से नष्ट होती है कुछ चीजें। खासकर हम बात करें, विखंडन की प्रक्रिया है। डिस्ट्रक्शन मतलब विखंडन या नष्ट होने की प्रक्रिया है। यहाँ पर ग्लूकोज टूट जाएगा, ग्लूकोज बेसिकली डिस्ट्रक्ट होगा, टूटेगा और वहां से क्या बनेगा, आपको एटीपी मिलेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? रिस्पिरेशन के जरिए मिलती है या सनलाइट से मिलती है। ठीक है, रिस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, प्रोड्यूस होती है एटीपी के नाम से। ठीक है, अच्छा, एटीपी कहाँ से कैसे बनेगा? उस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब रिस्पिरेशन, श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है आपकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो बाई प्रोडक्ट है। जबकि फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, वहां पर रिलीज होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, को लिया जाता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है किसके बीच में? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और बेसिकली श्वसन, रिस्पिरेशन के बीच में। नाउ मूव करते हैं इस टॉपिक में। सेलुलर रिस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रक्रिया है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक जैव रासायनिक क्या है, ये प्रक्रिया है। अब इसको आपको यहाँ पर समझना है कि भाई बायोकेमिकल प्रोसेस बोल क्यों रहे हैं, आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स जो है
केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि किसी जीव के अंदर में ये क्या हो रही है, एक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। इसीलिए हमको जैव रासायनिक प्रक्रिया बोला। बायोलॉजी के अंतर्गत हमने जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बेसिकली जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया है किसी, बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में होने वाली ये प्रोसेस है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस। नाउ अब हम समझते हैं इस पूरे प्रक्रिया को। इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर हो रही है। सेलुलर रिस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, कोशिका की बात कर रहे हैं, अर्थात ये कहाँ पर हो रही है, सेल्स में हो रही है, कोशिका में हो रही है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। अब आपको ये समझना है। तो पहली चीज तो हमने ये समझ ली कि भाई बायोकेमिकल प्रोसेस है। आई होप ये आपको तो समझ में आ गया होगा। तो अगर ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, अगर आपने समझ लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में हम समझते हैं कि ये सेल्स में हो रही है, और सेल्स में जब हो रही है तो कहाँ पर हो रही है उसको भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है उसको हम बोल रहे हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या बोल रहे हैं उसको हम? एरोबिक रिस्पिरेशन हम बोल रहे हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन हम बोल रहे हैं। इसको हम वायवीय श्वसन भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरा हम आते हैं, सेकंड टाइप जो है वो है आपका एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या है? एनएरोबिक रिस्पिरेशन, जिसको हम अवायवीय भी बोलते हैं, अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं, या फिर इसका एक्चुअल नाम अगर हम देखें तो इसको हम अनऑक्सी श्वसन बोलते हैं। अनऑक्सी श्वसन एक साथ हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 2 टाइप के रिस्पिरेशन होते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन होते हैं। एक होता है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा आपका होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। इसको हमने वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन बोला, इसको हमने अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन बोला। अब ध्यान से समझिए, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से संबंध है इसका, अर्थात इसको ये प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो रिक्वायर्ड है, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, उपस्थित मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा, तब ये प्रोसेस हो पाएगा। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है, या इसकी जरूरत क्या है? नहीं होगी, या फिर हम यहाँ पर एब्सेंट लिख देते हैं। ठीक है, अनुपस्थित लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो उसी के नाम के आधार पर हमने इसको एरोबिक, जहां एयर की रिक्वायरमेंट हो, एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। और जो बेसिकली ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, द respiration which occurs in the absence of oxygen, absence of air is known as anaerobic respiration। वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन या फिर अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ पे होता है? सेल्स में होता है। और ये सेल्स में होता है तो 2 टाइप का होता है, एक तो एरोबिक होता है और एक तो क्या होता है? एनारोबिक होता है। अब हम इसको डिटेल में जो है समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 बाय 1 दोनों को, एरोबिक रिस्पिरेशन को और एनएरोबिक रिस्पिरेशन को। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर जो है डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिस्पिरेशन जो हो रहा है, रिस्पिरेशन जो है आपका सेलुलर रिस्पिरेशन है। इसमें अगर हम बात करें, जिसको हमने क्या बोला? कोशिकीय श्वसन बोला। ठीक है, कोशिकीय श्वसन बोला। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या होना है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो बेसिकली क्या होगा, मान लो हम यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हेक्सोस। अब ये हेक्सोस क्या है? हेक्सोस का मतलब सिंपली हम बोल रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोज ले रहे हैं। ठीक है, C6H12O6 हम ये ले रहे हैं। तो मैंने आपको बोला ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये टूटेगा। तो क्या टूटेगा? ग्लूकोज टूटेगा।
ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में जब आपको मिला जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, वही एनर्जी का मूल कारण क्या है, ग्लूकोज है। तो आप क्या करते हैं, जब तुरंत आपको अगर मान लीजिए एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकोज पानी पीते हैं, ठीक है, या तुरंत जो है नींबू में शक्कर वगैरह डाल के आप मिक्स करके पीते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो इंस्टेंट आपको एनर्जी देगा, क्योंकि उसको डाइजेशन होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप भोजन को खाते हो, जो भी आप फूड जो है आप लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और जब उसका स्टार्च या फैट जो है वो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब कहीं जाके ग्लूकोज आपके बॉडी में अवेलेबल होगा, और वो ग्लूकोज से आपको क्या मिलेगी, फिर एनर्जी मिलेगी। तो वही ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगी, इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले पायरुविक एसिड में टूटता है। कौन से एसिड में टूटता है, पायरुविक एसिड में क्या होगा, बेसिकली ये स्प्लिट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक मोल हेक्सोज जिसमें अगर हम बात करें तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है, मतलब 6 नंबर ऑफ कार्बन है। कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 6 है। आप ध्यान से देखिए C6 है, ठीक है। लेकिन पायरुविक जो एसिड होता है, पायरुविक जो अम्ल होता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। आपको उसके फॉर्मूला की याद करने की जरूरत नहीं है, पायरुविक अम्ल हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जब पायरुविक एसिड बनेगा, या पायरेट भी कई जगह लिखा होता है, तो आपको ये समझना है कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिसिस। ये आपको ध्यान रखना है, ये पहली प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में हुआ क्या, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में, या पायरुएट बोलते हैं उसको, याद रखना है आपको, या तो आप पायरुविक एसिड बोल दो या पायरुएट भी बोल सकते हैं। तो इसमें वो क्या होगा, कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच हेक्सोज मॉलिक्यूल स्प्लिट एंड कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये स्टेप 1 है। अब ये प्रक्रिया सेल्स में हो रही है, ठीक है। और सेल्स में हो रही है तो कहां पर हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया का जो स्थान है, वो प्लेस है, वो होता है बेसिकली साइटोप्लाज्म। कहां पर हो रहा है ये, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बोलने का मतलब क्या है, ये कोशिका द्रव्य। तो अगर पूछा जाए कि भाई ये प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस जो पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कंप्लीट हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सेल्स बना दिया और यहाँ पर बना दिया उसका केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ये आपका न्यूक्लियस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रक बोल रहे हैं। और ये आपका क्या है, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, झिल्ली। और बीच में क्या है, बीच में जो आपको दिख रहा है यहाँ पास, ये होता है आपका क्या, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या है, ये प्रक्रिया हो रही है। नाउ इसके अलावा भी तो कुछ चीजें होती है ना, वो चीजें क्या हैं, वो चीजों की अगर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं बोल रहा हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो इतना तो समझना है कि पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, सेल्स के, हर एक सेल्स के, बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उन मिलियंस ऑफ सेल्स में क्या हो रहा है, उसके साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में जो है ये पहला प्रोसेस हो रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, बाकी प्रक्रिया की। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ एनएरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरोबिक, ठीक है, और यहाँ भी लिखता हूँ मैं एनएरोबिक, ठीक है। तो दोनों साइड क्यों भाई एरोबिक, अभी हमको समझते हैं। तो एक जो है हम यहाँ बस लेंगे एनिमल में, ठीक है, एक को हम कहाँ ले रहे हैं, एनिमल में, और एनएरोबिक को एक को हम ले रहे हैं प्लांट में। क्यों अलग अलग ले रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा।
और ये जो एरोबिक हो रहा है ये एनिमल प्लस प्लांट दोनों है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं डिवाइड जो है 3 हिस्से में, ठीक है। अब हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की, सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की, जिसको हमने क्या बोला, ऑक्सीश्वसन बोला। क्या बोला इसको हमने, ऑक्सीश्वसन बोला, ठीक है। चलो ठीक है, ऑक्सीश्वसन है ये। अभी समझिए आप, ऑक्सीश्वसन जो है ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी, तो आपको समझना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये, मान लीजिए इसके अंदर मैं लेता हूँ कि ये क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। मान लीजिए क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि हमको एटीपी कहाँ मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होगी भाई, ये प्रक्रिया होगी इसके अंदर में, एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीश्वसन। किसके अंदर में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा। किसके अंदर में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा। अच्छा चलो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा। तो क्या होगा, पहले ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बना, ग्लाइकोलिसिस हुआ, वो कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। अब ये पायरुविक एसिड पहुंच गया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होगा, ये प्रक्रिया होगी कौन सी, एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीश्वसन। चलो ठीक है, अभी क्या होगा, ऑक्सीश्वसन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या जरूरी है, इसमें क्या जरूरी है, इसमें जरूरी है ऑक्सीजन। तो ये होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अब उपस्थिति में, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नाउ क्या बनेगा, आपको मिलेगा इससे क्या, 36 से लेकर 38 एटीपी, ये इसके बीच में मिलता है। एग्जैक्ट अगर नहीं तो 38। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा कि एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीश्वसन में कितने एटीपी आपको मिलते हैं, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ऊर्जा बोलते हैं इसको हम कोशिका की, ठीक है। तो एटीपी का फुल नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी कितने मॉलिक्यूल में मिलता है, 36 से लेकर 38। साथ में और क्या मिलेगा, CO2 अर्थात पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीश्वसन में पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, तो यहाँ पर पूरी ये प्रक्रिया हुई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अल्टीमेटली बाई प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, 36 to 38 एटीपी और CO2। अभी एक चीज आपको समझना है, पहला स्टेप तो मैंने क्या बोला था, ग्लाइकोलिसिस का। इसमें आपको याद रखना है दूसरा और तीसरा स्टेप भी है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है और तीसरा स्टेप क्या है, ये भी आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्या साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, हिंदी में भी यहाँ साइड में लिख देता हूँ, क्रेब चक्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रेब चक्र, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको ध्यान रखना ये दो चीजें हो रही हैं, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन संचरण श्रृंखला, ठीक है। तो हिंदी में आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन संचरण श्रृंखला। तो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप क्रेब साइकिल, तीसरा स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली होगा क्या, क्रेब साइकिल में जहां से जो प्रक्रिया हो रही है एरोबिक रिस्पिरेशन से, इनसे बेसिकली NADPH2 ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। उसका डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि क्रेब्स साइकिल में NADPH बनता है, ठीक है, निकोटीना एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। वो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं, बस शॉर्ट में आपको NADPH बनता है। वो NADPH जब बनेगा उसके बाद फिर फाइनली क्या बनता है, ATP बनता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है,
तो बेसिकली NADPH जब बनता है तो कुछ आयंस के कारण से बनता है, और आयंस कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि NADPH बनेगा और वो एक मॉलिक्यूल ही है, बायोमॉलिक्यूल है, और फिर वहाँ से ATP बनेगा, और इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इसको हमने बोला क्रैब साइकिल, क्योंकि क्रैब के द्वारा बताया गया था, और वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अल्टीमेटली क्या बनता है? 36 से लेकर 38 ATP और CO2 बेसिकली यहाँ पर बनता है। अच्छा, तो ये तो प्रक्रिया हो गई किसकी? एरोबिक रिस्पिरेशन की, ऑक्सीश्वसन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना ATP बनता है, रेंज उसकी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन, किसमें? एनिमल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, ये प्रक्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुई, ये क्या होगी? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है, एब्सेंस में, अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की क्या होगी? ये यहाँ पर अनुपस्थिति होगी। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? एनारोबिक है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन मौजूद होगा, यहाँ पर तो है मौजूद नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर भी सेम पायरुविक एसिड तो होगा, लेकिन ये प्रक्रिया ना, ये प्रक्रिया और ये प्रक्रिया दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। तो कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो ये साइटोप्लाज्म में ही होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में ही होती है, मतलब कि कोशिका द्रव्य में होगी। कहाँ पर होगी? कोशिका द्रव्य में होगी, ठीक है। सिमिलरली ये भी प्रक्रिया कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में ही होती है, ठीक है। तो बोलने का मतलब सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो है क्या होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। बाकी तो साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा था, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर केवल 2 ATP बनता है। कितना ATP बनता है? 2 ATP बनता है। यहाँ पर भी कितना ATP बनता है? 2 ATP बनेगा। मतलब आप देख लीजिए कि यहाँ पर 36 से लेकर 38 ATP, जबकि यहाँ पर कितना बनेगा? 2 ATP बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और बनेगा, वो होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। चलो ठीक है, यहाँ तो लैक्टिक अम्ल बन गया। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है एल्कोहल, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है? एल्कोहल। अब समझते हैं, तो यहाँ प्लांट जो है वहां पर क्या बन जाता है? एल्कोहल बनता है, ठीक है। क्लियर इतना? अब आप ध्यान समझिए कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। अब इसका मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या दौड़ रहा है, ठीक है। तो जब वो दौड़ता है तो क्या होता है कि सांस फूलने लगती है, हम हाँफने लगते हैं, बहुत तेजी से ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करते हैं, फोर्सफुली करते हैं। क्यों करते हैं? आखिर ऑक्सीजन अपने आप ही ये प्रोसेस हो जाता है। क्यों अपने आप ही जाता है? क्यों हमारी ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाती है और थोड़ी देर में वो ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाती है। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं, कई बार सबने ही ये चीज़ें महसूस की होगी कि जब आप दौड़ते हैं या तेज चलते हैं या कोई हैवी काम करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए आपकी बॉडी को? क्योंकि आपको चाहिए उस काम को करने के लिए एनर्जी। और एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी मिलेगी रिस्पिरेशन से, एरोबिक रिस्पिरेशन से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस चल रहा होता है, सेल्स के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है, और मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने एनर्जी जो है कंज्यूम करने लगे आप, और आपकी ऑक्सीजन की जो है कैपेसिटी कम है, वहाँ पर आप अंदर नहीं ले पा रहे होती तेज़ी से, तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी या अनुपस्थिति, एब्सेंस हो जाएगा, तो सिंपली एरोबिक रिस्पिरेशन से रिस्पिरेशन किस ओर शिफ्ट हो जाएगा? एनएरोबिक की ओर, अनऑक्सीश्वसन की ओर। और अल्टीमेटली क्या होगा? इससे साइटोप्लाज्म में ये प्रक्रिया होगी और 2 ही ATP बनेगा, अर्थात आप थकने लगते हैं, ठीक है। और कई बार जब ये प्रोसेस होता है तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड, उस मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाएगा और क्रैम्प आ जाएगा, खिंचाव पैदा हो जाएगा, जिससे आप जो है आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो आप देखते हैं कई बार मैदान में क्रिकेट प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर की जो है पैर में क्रैम्प आ जाता है, वो इंजर्ड हो जाते हैं और मैदान से बाहर चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है कि मान लीजिए उनके हाथ पैर जहाँ भी क्रैम्प आया, खिंचाव पैदा हुआ, टेंशन हुआ, तो उसका कारण सिर्फ होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर
क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जो कि बेसिकली बहुत पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। तो लैक्टिक एसिड अगर मसल्स में जाकर जमा होती है, इसके थ्रू जो है बनती हैं, तो वहाँ पर जो है पेनफुल सिचुएशन उस मसल्स में क्रिएट होती है, जिसको हम क्रैम्प बोलते हैं, खिंचाव पैदा होना बोलते हैं। तो ये प्रोसेस वहाँ पर जो है हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है एल्कोहल बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, प्लांट में, और यहाँ पर क्या बनता है, बेसिकली लैक्टिक एसिड बनता है। इतना डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ह्यूमन में लैक्टिव या मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनऑक्सीजन के दौरान जंतुओं में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और यही मसल्स में क्रिएट करता है क्रैम्प। तो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हमने देखा ग्लूकोज से एटीपी तक बनने की जो है यहाँ पर प्रक्रिया को हमने जो है बेसिकली समझा। अभी मैं इसके रिएक्शन को भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ग्लूकोज मान लीजिए C6H12O6 हमने लिया है, इस रिस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें आपके सामने बनी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितना बनेगा, 6 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल हेक्सोस या एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब टूटता है तो आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसके अलावा 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेगा आपको, H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O। और इसके अलावा क्या मिलेगा आपको पता है, इसके अलावा आपको मिलेगा ATP। क्या मिलेगा आपको, ATP, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कितने मिलेंगे, 36 to 38। तो जब ये टूटा तो आपको ये मिला, ये मिला और ये मिला। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर इतना। तो ये है आपका बैलेंस इक्वेशन, जो कि रिस्पिरेशन की प्रक्रिया का जो है प्रोसेस है। ये आपको लिखना होगा जब भी आपको रिस्पिरेशन में एरोबिक रिस्पिरेशन को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम और रिस्पिरेशन, जिसमें हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद हम जो है कुछ नए सिस्टम्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम वाले सेक्शन को, ग्लैंड के सेक्शन को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इन सबको जो है हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।